5:52 हो चुके हैं, तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो अपन ने पहली क्लास में क्या किया था वो मैं आपको बता दूं पहले। जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं ली थी, यूट्यूब पे अपलोड कर दिए मैंने, वो देख लेना, ठीक है। जो रेगुलर क्लास होंगी वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं होंगी। क्लियर? अब देखो ध्यान से, पहली क्लास में अपन ने क्या स्टडी किया था, मैंने बताया था कि भाई चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट आयुर्वेद निरूपण था, उसका सिलेबस था लक्षणोपायु, कंपोजिशन ऑफ आयु, लक्षण ऑफ आयुर्वेदा, लक्षण एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिद्धांत, इंट्रोडक्शन टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा एंड देयर सिग्निफिकेंस। मतलब इन चारों को मैंने अच्छी तरीके से समझाया था कि भाई ऐसा क्यों है, सिलेबस अपन को किस तरीके से स्टडी करना, वो मैंने आपको बता दिया था। फिर अपन ने किए थे आयु के लक्षण, जो पहला टॉपिक था ना लक्षण ऑफ आयु सिलेबस का, वो अपन ने डिस्कस कर लिया था। फिर अपन ने आयु के पर्याय डिस्कस किए थे। आयु के पर्याय अपन ने 5 डिस्कस कर लिए थे भाई, 5 डिस्कस। आयुर्वेद के जो आयु है उसके 5 पर्यायवाची हैं, उनके बारे में अपन ने डिटेल में बात कर ली थी। अब अपन ने क्या किया था, धारी का समझ लिया था, जीवित का समझ लिया था, नित्यक का समझ लिया था, अनुबंध का समझ लिया और चेतन अनुवर्ती, इन पांचों का मीनिंग अपन ने समझ लिया था। फिर मैंने आपको बात की थी आयु के प्रकार, टाइप्स ऑफ आयु, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो भी मैंने आपको बताया था प्रत्येक टॉपिक के अनुसार। मैंने ये इसी श्लोक में आपको समझा दिया था और बताया था भाई आयु 4 प्रकार की होती है, हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु। तो अपन ने हितायु समझ ली थी पूरा डिटेल में, इसको मैंने पूरा पढ़ के और आपको बता दिया था। अरे यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ आयु, कि भाई आयु के कितने प्रकार हैं। हिता हितम सुखम दुखम आयु हितस्य हिता हितम। अब ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, तो मैं फिर बोल दूँ, पिछली बार क्लास में बताया था, इस क्लास में कि ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। तो 4 प्रकार की आयु है, कौन सी? हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। अब मैंने पिछली क्लास में एक बात और बोली थी कि भाई आयु मीन से हम क्या समझते हैं। आयु मीन से यानी एज नहीं है, आयु मीन से नहीं होता है लाइफ, कि आप कैसा जीवन जी रहे हो। हितायु कि दूसरों के हित के लिए जी रहे हो, अहितायु कि दूसरों के अहित के लिए जी रहे हो, कि भाई दूसरों का भला बुरा हो ऐसा सोचते हो। कि आपने सुखी जीवन जिया है, कि सुख आयु कि अपनी इच्छा अनुसार कार्य हो रहे हैं, ऐसी आयु जी है, मतलब ऐसा जीवन जिया है। या फिर दुखी कि किसी प्रकार से दुख रह के अपने जीवन यापन कर रहे हैं। तो मतलब आप कैसा लाइफ स्टैंड कर रहे हो। हाँ, आपका जो भी कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में डाल दो, ठीक है। जो अभी हाथ उठाया ना, हाथ हैंड राइज किया है, वो आपका जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं रीड कर लूँगा, ठीक है। और आपका सॉल्यूशन दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी मैंने क्योंकि म्यूट कर रखा है, बच्चे आवाज़ करते हैं, इसलिए मैंने वो सेटिंग ऑफ कर रखी है। जब अपन रेगुलर क्लास रखेंगे तो वो मैं ऑन ही रखूँगा, ठीक है। तब आप कभी भी बोल सकते हो बीच में। अभी तो मैं ऑन कर दूंगा तो बच्चे बीच बीच में बहुत ज़्यादा बोलेंगे, इसलिए मैंने उसको ऑफ कर रखा है। क्लियर? हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। अपन ने हितायु कल पिछली क्लास में स्टडी कर ली थी भाई। संपूर्ण प्राणी मात्र का कल्याण चाहने वाला, दूसरों की धन की इच्छा न रखने वाला, सत्यवादी, शांति प्रिय, विचारपूर्वक कार्य करने वाला, क्रोध, ईर्ष्या, मद, अभिमान आदि वेगों को धारण करने वाला। कहने का मतलब ये है कि भाई वो हमेशा सत्य बोलता हो, पूरे जीवन में उसने सत्य बोला हो, शांति प्रिय हो, मतलब अहिंसा का मार्ग अपनाने वाला हो, ठीक है। दूसरों के धन की इच्छा न रखने वाला हो। आजकल तो सभी दूसरे की धन की इच्छा रखते हैं, तो अपन जी रहे हैं क्या हितायु? नहीं जी रहे, ठीक है। दान, तप, ज्ञान, शांति में तत्पर रहने वाला, दान भी कर रहा हो, तपस्या भी कर रहा हो, मतलब अपने जो गॉड है, जो इष्ट है, अपने अपने धर्मों के अनुसार जो अपने ईश्वर है उसकी तपस्या करने वाला हो, ज्ञान में महान हो, शांति में तत्पर रहने वाला, ऐसे मनुष्य की आयु को हितायु कहा जाता है। इनसे दूसरों का हित ही होता है, मतलब ऐसे व्यक्तियों से हमेशा क्या होता है, दूसरों का भला ही होता है, तो हितायु। ओके, एक बात पूछ रहा हूँ मैं, बच्चे ने अभी कमेंट किया है कि सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। किन किन बच्चों को स्क्रीन शो नहीं हो रही? किन किन बच्चों को स्क्रीन शो नहीं हो रही, कोई बताएगा? मैं दोबारा से कर देता हूँ शो, कोई टेंशन नहीं है। हाँ हो रही है, ठीक है, क्योंकि आप ही क्या,
चलो अच्छी बात है। तो अपन डिस्कस कर लिया था कि हितायु, ये अपन ने डिस्कस कर लिया था हितायु का पिछली क्लास में। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ऑडियो इज वीडियो क्लियर, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं वो जानबूझ के कमेंट करते हैं, मुझे पता है, कोई बात नहीं, वो डेमो क्लास में तक ही रहेंगे, वो बाद में नहीं रहेंगे। हितायु का मतलब शाब्दिक अर्थ है, मैं एक सीधा सा मीनिंग बता दूं कि हेल्पफुल, हमेशा हेल्पफुल रहे। मतलब भाई दान करने की जरूरत है तो दान कर रहे हो, ठीक है। ईश्वर की भक्ति करना है तो ईश्वर की भक्ति कर रहे हो, शांति से काम करो, शांति से काम करो, विचारपूर्वक काम करो, विचारपूर्वक काम करो, हमेशा दूसरों का भला सोचने वाला वो हितायु जीवन जी रहा है। तो ऐसे व्यक्ति अपन है क्या, ये बताओ, अपने अंदर से सवाल करो कि अपन हितायु जी रहे हैं क्या। अगर वो ऐसा कर्म कर रहा है, इसमें बताया जितना भी ये बताया ना, ये सारा ऐसा अगर जीवन जी रहा है व्यक्ति अब जन्म से लेके अब तक, तो वो हितायु जी रहा है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं अहितायु। अब अहितायु में क्या बताया है, उपरोक्त हितायु के विपरीत। अब देखो यहाँ पे बताया कि उपरोक्त कौन सी, जो हितायु में अपन ने स्टडी की है ना, इसीलिए मैंने अभी दोबारा समझाया ताकि नए बच्चों को समझ में आ जाए। उपरोक्त हितायु के विपरीत लक्षण वाले मनुष्य को अहितायु कहा जाता है। मतलब वो दूसरों की धन की इच्छा रखते हो, दान भी नहीं करता हो, हिंसा अपनाता हो, ठीक है, सोच समझ के कार्य नहीं करता हो, मतलब वो सारी चीज़ें अपन ने जो लिखी है ना पिछले हितायु में, उसके विपरीत कार्य करने वाला हो। मतलब हार्मफुल, दूसरों का नुकसान करने वाला हो कि भाई इसका बुरा हो जाए, इसका ये हो जाए, दूसरों से ईर्ष्या रखने वाला हो, घमंड करने वाला हो, तो ऐसा व्यक्ति होता है ना, वो अहितायु जीवन जी रहा है। वो खुद के मन में तो खुश हो रहा है कि भाई मैं ऐसा बढ़िया काम कर रहा हूँ, दूसरों को लूट रहा हूँ, दूसरों की धन का छीन रहा हूँ, छपट रहा हूँ, लेकिन वो अहितायु है। आयुर्वेद के अनुसार उसको अहितायु जीने वाले को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। जो होता है ना धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ थे, वो उसको पुरुषार्थ मतलब चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती। अब देखो सुख अहितायु सिंपल सा मीनिंग है कि जो हितायु में बताया था ना पूरा, उसके सारे जो काम विपरीत करता हो वो है अहितायु। अब ऐसा नहीं है कि भाई एक काम तो मैं ये करता हूँ, बाकी मतलब 4 तो मैं हितायु वाले करता हूँ और एक अहितायु वाले करता हूँ, तो क्या मेरी आयु ऐसे रहेगी मीडियम सी, या फिर अहितायु रहेगी? वो आपकी अहितायु रहेगी। अगर आप एक भी कर्म गलता करते हो, उल्टा करते हो, एक भी जो वर्क है आपका उसके विपरीत कार्य करते हो, तो वह अहितायु के अंदर कंसिडर्ड होगा। अब आप समझ लो कि आप किस आयु के अंतर्गत जी रहे हो। आप अहितायु जी रहे हो, खुद मैं भी अहितायु जी रहा हूँ। कभी कभी यार झूठ बोलना पड़ता है, सत्यवादी नहीं हो सकते, ठीक है। कुछ हाँ, बाकी सारी चीज़ें जैसे अपन झूठ इसलिए बोला मैंने, क्योंकि मैं क्यों बताऊँ, जैसे दोस्त ने बुलाया, कहाँ पे है, मैं घर पे हूँ, बोलता हूँ रास्ते में हूँ, अपन झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसका एग्जाम्पल दिया कि मैं भी एक तरीके से अहितायु जी रहा हूँ, लेकिन बाकी सारे काम तो ठीक कर रहे हैं अपन। तो अपनी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कार्य करो जिससे दूसरों का भला हो, दूसरों का हित हो, वो होती है हितायु। हमेशा ऐसे कार्य करो कि लोगों का भला हो, ठीक है। अब तीसरी आयु पढ़ते हैं, सुखायु। सुखायु की पहले मैं हिंदी बता दूं आपको पूरी, फिर मैं आपको समझा दूंगा। जो मनुष्य शारीरिक और मानसिक रोगों से रहित हो, शारीरिक और मानसिक मतलब शारीरिक यानी अपनी जो बॉडी में कोई भी डिजीज ना हो, कोई भी डिजीज ना हो, मतलब किसी तरह का डिजीज ना हो। मानसिक का मीनिंग होता है कि व्यक्ति एक तरीके से देखो पूरा उसका हष्ट पुष्ट रहता है, उसके सारे अंग अच्छे तरीके से कार्य करते हैं, लेकिन मानसिक रूप से पागल होता है ना। तो ये बोलता है कि जो मनुष्य शारीरिक और मानसिक रोगों से रहित हो, मतलब उसमें ऐसा कोई डिजीज ना हो, ना तो शारीरिक ना मानसिक। शारीरिक मतलब कोई बॉडी में किसी तरह का कोई विकृत अंग ना हो, सब कुछ ठीक हो। और मानसिक मतलब ना पागल हो, मतलब उसका जो माइंड मानसिक संतुलन है वो सही रहे, सदैव युवा के समान दिखाई देने वाला। अब ये तो कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा कि ऐसे अपन बोलेंगे भाई सदैव युवा तो नहीं रहेगा, लेकिन ये है कि जल्दी बुढ़ापा नहीं आना चाहिए, ऐसे उसके हार विहार होने चाहिए, उसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि वो एज के अनुसार रहें। जितना भी एज के अनुसार, मतलब वो से व्यक्ति होते हैं ना कि भाई यंग एज में ही बूढ़े लगने लग जाते हैं, यंग एज में ही उनको वृद्धावस्था आ जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सदैव युवा के समान दिखाई देने वाले का मतलब है कि हमेशा वो एज के अनुरूप है। अगर उसकी एज 23 साल है तो 23 साल के अनुसार उसकी कद काठी हो, ठीक है। अगर उसकी उम्र 50 साल है तो 50 साल की उम्र में उसके शरीर का
जो विन्यास है वो होना चाहिए। तो सदैव युवा के समान दिखाई देने वाला, समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि एज के अनुरूप होना चाहिए, ना तो एज से पहले ना एज के बाद। शरीर में बल व वीर्य उत्तम मात्रा में हो, एज के अनुसार ही, जो मतलब अपनी उम्र है उसके हिसाब से उसमें बल होना चाहिए। जैसे बालक में कितना बल होना है उसमें उतना होना चाहिए, ठीक है। और जो मतलब सीमन है या वीर्य है, जो मतलब शक्ति है, वीर्य को यहाँ पे शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया है। जो बल और शक्ति है वो हमेशा उत्तम मात्रा में हो। उत्तम मात्रा मतलब श्रेष्ठ मात्रा में हो। यशस्वी, यशस्वी का मीनिंग है कि भाई उसका यश फैलना चाहिए, मतलब एक तरीके से उसकी अपने परिवार में अच्छी जान पहचान होनी चाहिए, आसपास उसको लोग जाने समझे। पुरुषार्थी, पुरुषार्थी का मतलब मीनिंग होता है कि, पुरुषार्थी का मीनिंग होता है कि भाई उसके चारों पुरुषार्थ, पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ हैं। मैंने अष्टांग हृदय क्लास में समझा दिया था, लेकिन जिन बच्चों ने अष्टांग हृदय क्लास नहीं ली, तो चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आगे पदार्थ विज्ञान में भी आगे आएंगे, मैं लिख रखा है मैंने नोट्स में, तब मैं आपको समझा दूंगा। इन चारों पुरुषार्थों को करने वाला होना चाहिए। पराक्रमी, वो पराक्रमी होना चाहिए, मतलब डरपोक भी नहीं होना चाहिए। ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो, जो मतलब जिस क्षेत्र में हैं अपन, जैसे अपन आयुर्वेदा में, तो आयुर्वेदा का अपन को नॉलेज होना चाहिए। कोई मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो उसको टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। मतलब ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान दोनों अलग अलग वर्ड हैं, ध्यान से। एक तो ज्ञान तो अपन को मिलता है गुरु से, ठीक है, अपने घर परिवार से, मतलब एक तरीके से सामाजिक ज्ञान। और विज्ञान जो अपन जिस क्षेत्र में हैं, जैसे कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई मैकेनिकल, कोई मतलब अलग अलग फील्ड में है, तो उसका अपन को नॉलेज होना चाहिए जिस क्षेत्र में अपन है ना वो। जिसकी इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ हो। इंद्रियां, इंद्रियां कितनी होती हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 उभय इंद्रियां। मतलब आँख, नाक, टंग, त्वचा, ये जितनी भी है ना बॉडी के ऑर्गन, एक तरीके से आप इतना समझो भी इंद्रियों का मीनिंग कि बॉडी के जो ऑर्गन है। इंद्रियों में देखो हाथ भी आते हैं, पैर भी आते हैं, जेनेटल ऑर्गन भी आते हैं, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी इंद्रियों में आती है। तो इंद्रियां अपने अपने विषय को, जैसे आंखों का काम है देखना, उसकी आंखें सही होनी चाहिए। कानों का काम है सुनना, तो उसके कान भी सही ढंग से काम होना चाहिए, ठीक है। जीभ का काम है बोलना और रस का अनुवासन करना, कि वो बोल भी सही ढंग से रहा हो, मतलब जो भी आपका ऑर्गन है वो सही ढंग से काम कर रहा हो। जो किसी प्रकार, जो सभी प्रकार की धन संपत्ति से युक्त हो। सभी प्रकार की धन संपत्ति से मतलब है कि उसके मतलब हर तरह की जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है ना, वो उसके धन से पूर्णतः हो जानी चाहिए। इतना पैसा होना चाहिए कि उसको मान लो कोई चीज़ की ज़रूरत है, अच्छे कपड़े पहनने की ज़रूरत है, तो उसका वो कपड़े होने चाहिए, उसको वो कपड़े मिल जाएं। अब इतनी भी, एक तो होती है इच्छा, मतलब ज़रूरत के सामान, और एक होती है तृष्णा, मतलब बहुत ज़्यादा भूख बढ़ जाना। अब बोलते हैं कि मुझे तो गाड़ी भी चाहिए, लैम्बोर्गिनी भी चाहिए, ऐसा नहीं है। कि आपकी इच्छा, मतलब ज़रूरत की आवश्यकताएं जो है ना वो पूरी हो जाएं, इतना आपके पास धन होना चाहिए। इच्छा अनुसार जिसके सभी कार्य पूर्ण होते हैं। जो आपकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अनुसार, जैसे कोई क्लर्क है व्यक्ति, तो उस क्लर्क की कितनी कैपेसिटी है, उसके उसके अनुसार उसके कार्य पूर्ण हो। एक तो बिजनेसमैन है, उसके मेहनत के अनुसार, उसके मतलब मेहनत के अनुसार। इसका मतलब ये भी नहीं है कि यार मेरे को तो ये चाहिए, कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो इतनी इच्छा भी नहीं, वो तृष्णा में आती है। वो तृष्णा अलग है, इच्छा अलग है। तो समझो अपनी कैपेसिटी, अपन किस क्षेत्र में, किस फील्ड में, अपनी मेहनत के अनुसार अपन को उस काम के अनुसार कार्य पूर्ण हो जाए। जैसे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझाऊँ, तो आपको समझ में आना चाहिए। आप अगर रात में स्टडी करते हो, पढ़ते हो, तो आपको बीएमएस फर्स्ट ईयर पास होनी चाहिए अच्छे नंबरों से। अब आप इच्छा करो कि मुझे तो बीएमएस फर्स्ट ईयर में पास होना है, मुझे पढ़ना ही नहीं है, तो वो एक तरीके से तृष्णा हो गई, मतलब एक तरह से आलस्यपन हो गया, वो इच्छा नहीं है। तो समझना, इच्छा और तृष्णा में अंतर है। तो इच्छा अनुसार जिसके कार्य, सभी कार्य पूर्ण होते हो। तो इसमें इच्छा का मीनिंग ये है साथ में कि आपकी कैपेसिटी के अनुसार आपकी जो इच्छाएं पूर्ण होनी चाहिए, आपके हार्ड वर्क के, आपकी मेहनत के अनुसार। उस मनुष्य की आयु को सुख आयु कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें सुख आयु के अंतर्गत आती हैं। अब देखो आप सुख आयु जी रहे हो कि नहीं जा रहे हो, मतलब लाइफ कैसी जा रही है आपकी, सुख आयु की तरीके से जा रही है या फिर दुखायु की तरीके से जा रही है, वो आप डिसाइड कर लो। अब आई होप आपको समझ में आया कि सुख आयु का मीनिंग क्या है। कि व्यक्ति को मतलब संतुष्ट होना चाहिए, अपनी मेहनत के अनुसार उसको सब कुछ मिलना चाहिए, वो होती है सुख आयु। उसमें कोई रोग नहीं होना चाहिए। बोलते ना पहला सुख निरोगी काया। यहाँ पे देखो पहली लाइन ये लिखी है, जो मनुष्य शारीरिक और मानसिक रोगों से रहित हो। तो पहली लाइन थी पहला सुख निरोगी काया। तो तो अपनी जो बॉडी है वो हमेशा स्वस्थ होनी चाहिए। अब होती है दुखायु। 4th नंबर की 4 आयु थी,
हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु। उपरोक्त लक्षणों के, इन लक्षणों के विपरीत जो ये सुखायु बताए ना, उपरोक्त लक्षणों के विपरीत जिस व्यक्ति के कार्य एवं बल आदि होते हैं, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, ठीक है, दिन रात स्टडी कर रहा है पास होने के लिए, वो मेहनत भी कर रहा है एक्चुअली में, लेकिन वो पास नहीं हुआ, तो वो दुखी हो जाएगा, क्या मैंने इतनी मेहनत की लेकिन मैं पास नहीं हुआ। ठीक है, कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है किसी बिजनेस को खड़ा करने में और अचानक से वो कोलैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, तो उसको दुख होता है। तो मतलब इसको होता है दुखायु। कोई व्यक्ति का मान लो रोग है, अब रोग ऐसे भी होते हैं जो लंबी उम्र तक चलते हैं, जैसे थायराइड का रोग है चलता ही रहता है, ठीक है, कैंसर का रोग है चलता ही रहता है, तो दुखी है। तो दुखायु मतलब उपरोक्त लक्षणों के जितने भी लक्षण बताए ना, उनके उपरोक्त लक्षणों के विपरीत जिस व्यक्ति के कार्य एवं बल आदि होते हैं उसे दुखायु कहा जाता है। हर तरह से दुखी होना ही दुखायु है। अब मैं देखो इसको समझा देता हूँ। किसी के रोग है तो दुखी है, कोई पागल है तब भी दुखी है, ठीक है। सदैव युवा के, अगर एज के अनुसार नहीं दिखेगा, जल्दी उम्र में उसको बुढ़ापा आ जाएगा तो भी उसको क्या बोलते हैं, दुख होगा, क्या मैं तो जल्दी बूढ़ा हो गया। शरीर में बल व वीर्य उत्तम मात्रा में हो, अगर शरीर में बल और वीर्य उत्तम मात्रा में नहीं होगा तो दुख होगा ऑटोमेटिकली, है उसके मतलब पुत्र की उत्पत्ति नहीं होगी। यशस्वी, यहाँ पे लिखा था यशस्वी, अगर यहाँ पे यशस्वी नहीं होगा, व्यक्ति की जान पहचान नहीं होगी तो वो दुखी रहेगा कि मुझे कोई नहीं जानता, मेरे परिवार वाले ही मुझे नहीं जानते। पुरुषार्थी, उसके अब जो अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं उनको ठीक प्रकार से नहीं करेगा। पराक्रमी, उसमें बल भी नहीं होगा, बच्चों की तरह डरपोक रहेगा। ज्ञान विज्ञान से संपन्न, मतलब दुखायु में वो ज्ञान से भी ना तो परिवार से ज्ञान लेगा, ना विज्ञान मतलब ना अपने क्षेत्र में वो अच्छी उन्नति करेगा। जिसकी इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ हो, इसमें लिखा था सुखायु में। अब यहाँ पे आएगा जिसकी इंद्रियां, जैसे कि उसकी आंखें तो सही है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा हो, कान भी है लेकिन उसको सुनाई नहीं दे रहा हो, ठीक है, जो सभी प्रकार की धन संपत्ति से युक्त हो। धन संपत्ति उसकी मतलब जरूरत की जो आवश्यकताएं वस्तु है ना, जैसे रोटी कपड़ा मकान, वो भी उसकी उस धन से पूर्णतः नहीं हो रहे तो भी व्यक्ति दुखी रहता है। इच्छा अनुसार जिसके सभी कार्य पूर्ण होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, एग्जाम वाला एग्जाम्पल देखे, उस मनुष्य की आयु को सुखायु, तो यहाँ पे लिख देंगे उस मनुष्य की आयु को दुखायु कहते हैं। मतलब हर तरीके से दुखी, मैंने एक एक एग्जाम्पल को यहाँ पे आपको समझा दिया दुखायु से कोरिलेट करके। अब आता है नोट। आयु का अर्थ सामान्य लोग एज से लगाते हैं, जबकि आयु का वास्तविक अर्थ एज से नहीं लाइफ से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे नोट डाल के इसको लिख भी दिया कि आप कैसा जीवन, लाइफ यानी होता है जीवन, कैसा जीवन जी रहे हो, कितनी उम्र जियो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन कैसी लाइफ से जी रहे हो आप, किस तरह का आप जीवन यापन है, किस स्तर का जीवन यापन है, वो है आयु। क्लियर। अब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है अगला पॉइंट है आयु का संगठन। जो अपन ने सिलेबस स्टार्ट किया था पहली क्लास में, कंपोजिशन, उसमें था लक्षण ऑफ आयु, फिर दूसरा था उसी में कंपोजिशन ऑफ आयु, कि भाई आयु का संगठन बताइए कि आयु किन किन चीज़ से मिलकर बनी है। मतलब एक तरीके से इसमें एक तरीके से आयु की परिभाषा भी लिख सकते हो आप और ये भी लिख सकते हो साथ में। अब आयु में 4 कंपोजिशन है। अपनी बॉडी है, ध्यान से देखो, अपने शरीर को देखो, बॉडी है अपनी। इंद्रियां मतलब ऑर्गन्स हैं, जो भी इंद्रियां हैं, मतलब 5 सेंसरी ऑर्गन है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। सत्व, मन, अपना मन, मतलब मन को हम समझोगे, अब मन अभी समझ नहीं आएगा। पदार्थ विज्ञान के फर्स्ट पेपर के तीसरे चैप्टर में मन को डिटेल में समझाया है, तो मन को अपन वहाँ पे समझेंगे। अभी तो इतना याद कर लेना कि ये मन है। अपन बोलते हैं ना कि मेरा मन नहीं है पढ़ने का, मेरा मन ध्यान नहीं था, ध्यान कहीं था, मतलब मन नहीं था उस जगह पे, एकाग्र मन नहीं था। आत्मा, चेतना के लिए। अब देखो आयु का संगठन, अपन को पता है कि भाई जब आयु की परिभाषा की थी अपन ने, तो उसमें लिखा था शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगे आयु उच्चते। अपन ने जब पहली क्लास ली थी, ठीक है, तो उसमें लिखा था कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगे आयु उच्चते। तो उसमें शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा 4 प्रकार की बात आई थी, तो उन्हीं चारों से ये आयु मिलके बनी है। तो शरीर क्या होता है, 5 महाभूतों से बना है। अब आपके लिए 5 महाभूत नया वर्ड आ गया कि 5 महाभूत क्या है। जैसे मॉडर्न साइंस में सभी तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इनसे बने हैं ना, नाइट्रोजन से, इसी तरीके से अपना आयुर्वेद जो प्राचीन कालों से चला आ रहा है, उस बोलता है कि सभी चीज़ें, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, वो 5 महाभूतों से बनता है। क्लियर है। तो अपनी बॉडी मरने के बाद भी 5 महाभूत रहते हैं उसमें, अपने जिंदा हैं तब भी 5 महाभूत रहते हैं। इंद्रियां विभिन्न कार्यों के लिए उत्तरदायी है, जैसे आँख का देखना है, कान का सुनना है, हाथों का देना है, पैरों का चलना है, ठीक है, ये जितनी भी इंद्रियां हैं उनका काम है चलना।
कमेंट आया है, मैं कमेंट देख लेता हूँ एक बार। हाँ मैं आपको बता दूंगा चेतना क्या है, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी अभी आए नहीं ना फोर्थ पॉइंट पे, आप आगे बढ़ गए, मैं अभी दूसरे पॉइंट पे हूँ, दूसरा पॉइंट ही समझा रहा हूँ। तो विभिन्न कार्यों के लिए उत्तरदायी, जो अपन मतलब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रस का अनुवासन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, अपन स्पर्श का अनुवासन कर रहे हैं, चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें इंद्रियां करती हैं। सत्व यानी मन 3 गुणों का बना, कौन कौन से? त्रिगुणों का बना होता है। 3 गुण कौन कौन से हैं? सत्व, रज, तम, 3 महागुण है ये। इन तीनों गुणों के हिसाब से मन कार्य करता है कि सत्व है, रज है कि तम है, सात्विक, राजसिक और तामिक। सात्विक यानी होता है एक तरीके से सत्संग में जो एक तो ना महान आत्मा, एक बोल रहा है महान आत्मा कभी झूठ नहीं बोलेगा, लोगों का भला चाहेगा, एक तरीके से हितायु प्लस सुखायु, ऐसा व्यक्ति, मतलब मैं ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। सात्विक का मीनिंग 3 गुण होते हैं, सत्व, रज, तम। उन तीनों के संयोग से मन बना होता है। तो सत्व अगर सत्व से ज़्यादा बना है तो वो रहेगा हितायु प्लस सुखायु वाला व्यक्ति। अब राजसिक, राजसिक यानी राजसिक, इसमें देखो राज है मतलब राजा, राजा की तरह ठाट बाट हो उसके, मतलब आज ये चीज़ पसंद नहीं है तो ये नहीं करना, मतलब होता है ना एक तरह राजसी ठाट बाट से जो व्यक्ति रहता है वो होता है राजसिक। और तामसिक मतलब एक तरीके से मूर्ख व्यक्ति, अंधकार में डूबा हुआ अज्ञानी व्यक्ति, वो होता है तामसिक। अब कौन से गुण का ज़्यादा योगदान है उसके मन को बनाने में? सत्व का ज़्यादा है, तामस राजसिक का ज़्यादा है, तामसिक का ज़्यादा, उसी के अनुसार उस व्यक्ति के क्रियाविधि होंगी कि उसी के अनुसार वो कार्य करेगा। तो वो होता है मन के ऊपर, वो बोलता है ना आपका मन इन तीनों गुणों पर डिपेंड है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ये आप समझोगे अभी जब बेसिक फंडामेंटल करेंगे आयुर्वेदा के, तब इसको मैं समझाऊंगा डिटेल में, त्रिगुण कौन कौन से हैं, सत्व क्या है, मन क्या है, ये सारी चीज़ें समझोगे। अभी तो इतना समझो कि आप कि भाई शरीर पंचमहाभूतों से बना है, इंद्रियां विभिन्न कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं, सत्व मन त्रिगुणों का बना होता है। त्रिगुण कौन सा है? सत्व, रज, तम। अब यहाँ पे देखो सत्व मेंशन किया है क्योंकि यहाँ पे अच्छी आयु को कंसीडर करके बोला कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग है। अच्छी आयु कौन सी है? हित आयु प्लस सुख आयु, तो इसलिए यहाँ पे सत्व का मीनिंग है। अब रज का मीनिंग होता है, रज यानी राजसिक, जो ठाट बाट में जीता, वो किसी की नहीं सुनता और राजा के जैसा व्यवहार करता है ना व्यक्ति, राजा के जैसा, वो होता है राजसिक। अब राजा की तुम जानते हो ना कैसे ठाट बाट होते हैं, अलग से उसको कोई काम खुद नहीं करेगा, नौकरों से करवाएगा, ठीक है, कभी कभी तो ऐसे कार्य करेगा, दान भी दे देगा, लेकिन कभी कभी लूट भी लेगा किसी दूसरे राज्य को, तो राजसिक ठाट बाट, वो होता है रज। रज यानी राजसिक। अब देखो आत्मा चेतना के लिए उत्तरदायी, जो अपना जीवन है ना, अपन जिसकी वजह से बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से जो अपन बोलते हैं ना कि सजीव क्यों अपन, क्योंकि अपन में जीवन है। अपन जब मर जाएंगे, डेड बॉडी हो जाएगी, तो शरीर भी रहेगा, इंद्रियां भी वहीं रहेंगी, ठीक है, लेकिन ये दो चीज़ मन और आत्मा उस बॉडी से बाहर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मन और आत्मा दोनों एक ऐसी हैं तो दोनों संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। अगर मन है तो आत्मा है, आत्मा है तो मन है, तो ये दोनों चीज़ जब निकल जाती है तो डेड बॉडी बन जाती है, तो अपनी जीवन समाप्त हो जाता है। तो समझ में आया कि चेतना क्या होता है? एक तरीके से जीव, जिसमें अपन चेतना, जिसकी वजह से अपन सजीव हैं, जिसकी वजह से अपन निर्जीवों से अलग हैं, वो चेतना। अपन बोलते हैं कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है? भाई सजीव में जीवन है, निर्जीव में जीवन नहीं है, तो जीवन को ही चेतना बोला है। जिस दिन ये जीवन समाप्त हो गया, ये चेतना निकल गई बाहर अपनी बॉडी से, तो उस दिन व्यक्ति डेड हो जाएगा, ठीक है। तो आयु का संगठन जो अपना सिलेबस का टॉपिक था, कंपोजिशन ऑफ आयु, वो मैंने आपको समझाया। अब देखो यहाँ पे डाउट आया है कि पंचमहाभूत क्या है। पंचमहाभूत अलग से एक टॉपिक है, पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। इंद्रियाँ, इंद्रियाँ एक डिटेल में टॉपिक है, वो स्टडी करेंगे, क्योंकि अब यहीं में पंचमहाभूत समझाने लग जाऊँ तो वो एक अलग तरीका रहेगा। तो इंद्रियाँ मैं समझाऊँगा, मन का एक अलग से टॉपिक है, पूरा क्वेश्चन आता है 5 से 10 नंबर का, वो मैं आपको समझाऊंगा। और आत्मा का भी एक अलग से टॉपिक आता है पूरा चैप्टर नंबर 3 में, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये बहुत यहाँ से अपना बेस स्टार्ट हो रहा है। तभी तो बोलते हैं कि अपन क्यों सिलेबस क्यों बनाया, कि अपन ने आयु का संगठन पढ़ा, आयु का संगठन में ये सारी चीज़ें आई, तो इनको भी जानना जरूरी है, तो इसलिए इनको आगे टॉपिक दे दिया, चैप्टर दे दिया। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस बनाया, तो सिलेबस को समझना जरूरी है, सिलेबस के अनुसार स्टडी करना जरूरी है। अब देखते हो आयु का मान, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन मैंने इसको मेंशन किया है। आयु का मान क्या है, कभी कभी पीजी में आ जाता है। और ये जब आयुर्वेद की परिभाषा स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब आयुर्वेद स्टडी करेंगे यहाँ पे देखना, तब इसमें आयु का मान का भी थोड़ा सा जिक्र होता है, वो अपन इसलिए मैंने आयु का मान को यहाँ पे मेंशन किया है।
आयु के मान में क्या है, पहले इसको मैं स्टडी कर दूँ फिर मैं आपको समझा दूंगा। उत्पन्न होना या नष्ट होना स्वभाव है। व्यक्ति का जन्म लेना और मृत्यु होना ये स्वभाव है कि एक प्रकृति चलती रहती है। व्यक्ति जन्म भी लेगा तो मरेगा भी, ये बात क्लियर है। फिर भी स्वस्थ रहते हुए कितनी आयु को धारण किया जाए और अस्वस्थ अवस्था में कितनी समय तक जीवित रहेगा। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। ये दोनों आयु के मान कहलाते हैं। अब कौन से दोनों के आयु के मान, ये लाइन थोड़ी कंट्रोवर्सी है, थोड़ा समझना इस चीज़ को कि भाई जन्म लेंगे तो व्यक्ति मरेगा भी। कोई भी चीज़ मतलब संसार में कोई भी हो, अगर जन्म ले रहा है तो वो मरेगा भी जरूर। क्लियर है ये बात तो। लेकिन यहाँ भी बोला है फिर भी स्वस्थ रहते हुए, कोई व्यक्ति स्वस्थ है, उसके मतलब सारी क्रियाएं ठीक हैं, उसका शरीर भी ठीक है, इंद्रियां भी ठीक है, उसकी आत्मा भी ठीक है, उसका मन भी ठीक है, ना कोई रोग है, तो कितनी उम्र तक जिएगा वो अनुमान लगाते हैं। मतलब उसका बोलते हैं ना कि डॉक्टर के पास जाके आते हैं कि डॉक्टर साहब देखना, वो अपने उसके शरीर को देखेगा, उसके बॉडी को देख के बता देगा बेटा तू अभी तेरी उम्र अभी 40 साल हो रहा है, 40 साल और जिएगा, ठीक है। और अस्वस्थ अवस्था में मान लो कोई व्यक्ति रोगी हो गया, बुखार आ गया, तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि ये 2 महीने से ज़्यादा नहीं जिएगा, चाहे कितना ही इलाज कर लो आप इसका, ये 2 महीने से ज़्यादा नहीं जिएगा। क्योंकि उसको डॉक्टर को पता है कि भाई क्या क्या लक्षण देखने हैं। ये भी आप सीखोगे, ये कब सीखोगे, सेकेंड ईयर में सीखोगे कि कैसे पता लगेगा कि व्यक्ति कितना जिएगा कितना मरेगा, ठीक है। ये सब सेकेंड ईयर में सीख जाओगे आप। वो अरिष्ट लक्षण है भाई, इसमें अगर शरीर का रंग पीला है, उसके बाल उड़ गए हैं, या फिर उसकी आँखों में लालिमा है, वो ऐसे लक्षण है कि उसमें शरीर में से बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है, या किसी भी तरह का लक्षण है, वो आप देख के बता दे दोगे कि ये व्यक्ति इतने दिन तक जिएगा। तो ये मीनिंग का कहने का मतलब है, आयु का मान का मीनिंग का मतलब ये है कि भाई अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो कितना जिएगा, अगर व्यक्ति अस्वस्थ है तो कितना जिएगा। मतलब स्वस्थ रहने पर कितनी आयु को प्राप्त होगा और अस्वस्थ रहने पर कितनी आयु को प्राप्त होगा। दो बात हो गई, स्वस्थ रहते हुए कितनी आयु को प्राप्त होगा और अस्वस्थ में बीमार हो गया तब कितना जिएगा। ये दोनों आयु के मान कहलाते हैं। मतलब इस प्रकार आयु का प्रमाण और स्वस्थ रहते हुए जीवित रहने के काल का ज्ञान, मतलब कितने काल यानी टाइम। भाई डॉक्टर बोल देता है ना कैंसर की बीमारी में 2 साल से ज़्यादा नहीं जिएगा, ये अपन बोल देते हैं किसी पेशेंट को देख के भाई ये तो शाम तक जिएगा, क्योंकि ऐसे लक्षण दिख जाते हैं। तो ये दोनों स्वस्थ रहते हुए कितने समय तक जिएगा और मृत्यु को प्राप्त होने के बाद में कितने टाइम तक जिएगा, वो होते हैं आयु के मान। क्लियर है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे और आयुर्वेद की स्टडी कल की क्लास में, तो कल क्या वो 29 तारीख को जो लास्ट डेमो क्लास है अपनी उसमें करेंगे, ठीक है। अब किसी का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आ जाएं। कोई व्यक्ति डाउट पूछ रहा है, कोई स्टूडेंट। जो आयुर्वेद शब्द की व्युत्पत्ति है अपन यहाँ से, क्योंकि अपना जो सिलेबस का पॉइंट था ना, यहाँ पे देखो लक्षण ऑफ आयु अपन ने क्लियर कर लिया, कंपोजिशन ऑफ आयु मैंने आपको समझा दिया। अब लक्षण ऑफ आयुर्वेदा, तो अपन ने एक टॉपिक सिलेबस का क्लियर कर लिया। अब दूसरा करेंगे लक्षण ऑफ आयुर्वेदा, जो अपनी नेक्स्ट डेमो क्लास है 29 तारीख को, उसमें करेंगे। हाँ ये सब बाद में भी पढ़ाया जाएगा। ओके ये सब बाद में ही पढ़ाया जाएगा। क्लास ओवर हो चुकी है, जिसको कोई डाउट है वो पूछ लो। अपन शुरू से स्टार्ट करेंगे जब अपन रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी ना। देखो जो श्लोक मैं नोट्स में लिख रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये काम आएंगे बार बार। इसलिए जो श्लोक मैंने अगर नोट्स में डाल रखा है तो वो श्लोक आपको याद होना ही चाहिए। दुख आयु मतलब जो अपने मन के अनुकूल ना हो, कोई भी कार्य अपने मन के अनुकूल ना हो तो दुख होता है, ठीक है, वो होता है दुख आयु। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। क्लास एंड करते हैं फिर। 29 तारीख को अपनी क्लास है 3rd